ओके, तो ये हमारी सीरीज़ जो चल रही थी, डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी थ्रू एमसीक्यूज, 8 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लाइकली द effects of increased carbon dioxide concentration in the atmosphere। ठीक, ये अगर आपके एटमॉस्फेयर में CO2 का जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या इफेक्ट्स, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 3 इफेक्ट्स लिखे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इफेक्ट सही हो सकता है। ऑप्शंस नीचे हैं। पहला है स्टेटमेंट 1, इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो जो प्लांट्स करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, उसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा बोल रहा है इंक्रीज्ड वाटर यूज एफिशिएंसी अलाउिंग द प्लांट्स टू ग्रो इन वाटर स्कैर्सिटी। इसका मतलब ये है कि इससे प्लांट्स की जो है, जो पेड़ पौधे हैं, पानी यूज़ करने की जो क्षमता है उनकी, वो अच्छी हो जाएगी। मतलब कम पानी में भी सर्वाइव कर पाएंगे। कम पानी, लैक ऑफ वाटर, इसमें भी पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ गया तो जो पेड़ पौधे हैं वो वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कम से कम पानी में ही अपना काम चला लेंगे। यही कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो और अच्छे से हो पाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, और इससे ये होगा कि जो प्लांट्स हैं वो उन सॉइल में भी रह पाएंगे जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से नाइट्रोजन फिक्स कर करके देना शुरू कर देगा। किसको? इस प्लांट को। लेकिन ये तब हो पाएगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो आप देखिए कितना डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंकिंग बना दिया गया कि CO2 के हवा में होने से ये पूरे प्लांट की एक्टिविटी है, खाना बनाने की, पानी यूज़ करने की, और नाइट्रोजन या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट की। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। एनी गेसेस? 1 ओनली, ओके। और B और C, D, E, F? अच्छा, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का जो दर है, जो रेट है फोटोसिंथेसिस का, वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, होगा ना। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, वाटर का इस्तेमाल होता है, इससे वो फूड बनाया जाता है, और एज अ बाई प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है ना, वही है 6CO2 + 6H2O गिव्स दिस + 6O2। ठीक है ना, जो भी है। तो अब ये क्या है, ये आपकी रिएक्शन है जिसमें आपने देखा कि CO2 का इस्तेमाल होता है और पानी का इस्तेमाल होता है, जिससे खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और क्या निकलता है बाहर? ऑक्सीजन। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर CO2 बढ़ा एटमॉस्फेयर में तो ये चीज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, मतलब खाना ज़्यादा बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस मतलब यही प्रोसेस तेज़ी से होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप रॉ मटेरियल बढ़ा रहे हैं। CO2 क्या है? एक रॉ मटेरियल है ना, इनपुट है ना, इनपुट है। इनपुट ज़्यादा मिलना शुरू करेगा तो फटाफट आउटपुट भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। इनपुट ज़्यादा होना शुरू हो गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये इनपुट था, रॉ मटेरियल था। CO2 बढ़ा, प्लांट और खुश होंगे, प्लांट को तो CO2 चाहिए ना, उनको O2 की आवश्यकता फिलहाल नहीं है इस प्रोसेस में, वो तो O2 रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन उनको ये चाहिए। ठीक, अब ये सब होता कहाँ है? इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। नाम सुना है स्टोमेटा? आपको जनरल साइंस में सर ने पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे जैसा भी। तो ये जो लीफ है, इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा, ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं। हाँ, जब इनको करना होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, ये पोर ओपन होते हैं ताकि एक्सचेंज हो पाए गैस का, किसका, CO2 का। CO2 अंदर आ पाए। समझ पा रहे हो? और उसी के साथ साथ एक्सेस वाटर वगैरह बाहर भी निकलता है, इसको आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो उसी स्टोमेटा से चीज़ होती है सारी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन इसमें हो जाता है। और यहीं से O2 भी बाहर निकलता है, जो एक्सेस बाय प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, उसी स्टोमेटा से बाहर निकलता है सब। तो जब हवा में CO2 ज़्यादा होगी तो प्लांट आराम से अपना CO2 स्टोमेटा खोलेगा, सारी CO2 फटाक से अंदर चली जाएगी, ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट को बहुत देर तक खोलने की आवश्यकता ना पड़े अपने स्पोर को। क्यों? क्योंकि CO2 बहुत सारा है, हल्का सा भी खोलेगा। जैसे मान लीजिए आपको हवा खानी है, आपने घर का दरवाज़ा खोला और हवा बाहर बहुत धीरे चल रही है, तो हवा पाने के लिए आपको दरवाज़ा देर तक खुला रखना पड़ेगा और पूरा खोलना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? अब हवा बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, अब तुम हल्का सा भी खोलोगे तो सर से हवा अंदर आएगी और उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बंद कर दो, अरे यार बहुत हवा आ गई, बस इतना ही चाहिए था। ऐसे ही होता है ना? यही होता है प्लांट के साथ। प्लांट ने अपना स्टोमेटा हल्का सा खोलना है जब CO2 ज़्यादा हो। तो प्लांट CO2 जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो हल्का सा खोलेगा, फटाक से CO2 जैसे हवा तेजी से अंदर आएगी, प्लांट अपना बंद कर लेगा क्या, स्टोमेटा, और अब करना शुरू कर देगा इसको। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में CO2 कम है तो प्लांट अपना स्टोमेटा बहुत देर तक खोला रखेगा। जैसे हवा कम चल रही तो आप दरवाज़ा देर तक खोलेंगे ताकि हवा आती रहे अंदर भाई। ऐसे होता है ना? मेन कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ये बायो पढ़ने के बाद भी नहीं पता होगा। तो अब होता क्या है यहाँ पर कि स्टोमेटा ओपन होता है CO2 को अंदर लेने के लिए, ठीक, और फिर स्टोमेटा बंद हो जाता है। लेकिन जब स्टोमेटा ओपन होता है तो प्लांट ट्रांसपिरेशन भी देर तक करता रहता है, वाटर लॉस भी होता है उसका। समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन जब CO2 ज़्यादा है तो हल्का सा स्टोमेटा खोलेगा, फटाक से CO2 अंदर आ जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये रेट बढ़ेगा, क्योंकि हल्का सा बस खोलना है प्लांट को, क्या, स्टोमेटा, CO2 सट्टे से अंदर आ जाएगा, ढेर सारा खाना बन जाएगा इनका। नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी आपको एक हिंट दिया है वो नंबर 2 में काम आएगा। इंक्रीज्ड वाटर यूज एफिशिएंसी अलाउइंग दी प्लांट्स टू ग्रो इन वाटर स्कैरसिटी। अगर पानी की कमी है और प्लांट बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कर दे, कैसे, अपना वो खोल कर स्टोमेटा, तो स्टोमेटा खुला हुआ है कि CO2 अंदर आए, लेकिन पानी भी बाहर चला जा रहा है, ट्रांसपायर होकर लीफ से थ्रू पानी बाहर निकल जा रहा है। तो अब प्लांट को जड़ों से ज़्यादा पानी, प्लांट को अब ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अपने रूट्स के थ्रू, मतलब प्लांट को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा है तो थोड़ा सा ही स्टोमेटा खोलेगा लीफ, समझ में आया? CO2 पक्का से अंदर आ जाएगी, वाटर एक्सेस बाहर जाएगा नहीं, वाटर लॉस नहीं होगा, वाटर कंजर्व रहेगा, प्लांट को एक्स्ट्रा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम से कम पानी में भी प्लांट सर्वाइव कर पाएगा। कभी इतना डिटेल में सोचा था? UPSC इतना डिटेल में घुस के पूछ सकता है। ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है, लेकिन इसमें जनरल साइंस का भी इस्तेमाल हो गया, इसलिए जनरल साइंस पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को आप बिना जनरल साइंस पढ़े नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तो फिर भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ यार CO2 एक रॉ मटेरियल है, ज़्यादा बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन यहाँ आप फंसेंगे, फंसे ना। इसी कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। यही डिफरेंस है PCS और UPSC में कि PCS स्ट्रेट फॉरवर्ड
एक ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी 4-5 कॉन्सेप्ट 4-5 सब्जेक्ट को मिला के एक क्वेश्चन इंटरलिंक करके आपके सामने फेंक सकता है, और फिर फंसाने के लिए यहाँ पे ऐसे ऑप्शन भी दे देता है, लो खेलते रहो इसके अंदर। तो ऐसे केस में अगर आपको नहीं आता हो तो सिंपल सी एडवाइस है, छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चन को। 2 नंबर तो भूल जाइए, 0.67 तुरंत कटेगा। ये वही बॉल है जिनको इज्जत के साथ छोड़ दी जाती है। विराट कोहली भी छोड़ देता है ऐसी बॉल को, बहुत तेज़ी से आ रही है। मैंने बार बार कहा, यूपीएससी एक बॉलर है जो आपके सामने ऐसी 100 बॉल फेंकेगा प्रीलिम्स में। हर बॉल को नहीं मारना होता है, जो हर बॉल को मारता है वो नेगेटिव में जाता है। तो चुन चुन के अपने बॉलों को मारिए, कुछ बॉल को रिस्पेक्ट से छोड़ दीजिए कि नहीं यार ठीक है, हमारे औकात की बाहर है, और इसे मानना ज़रूरी है। इसलिए हर क्वेश्चन में कूदा नहीं जाता, लेकिन जब आप लोगों ने टेस्ट में किया होगा तो पक्का कूदा होगा। इसमें ए बी सी बिना मारे टिक करे आप लोग को शांति तो मिली नहीं होगी। और मैंने कहा था ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पढ़ाने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे। और देखो यूपीएससी में भी ऐसे होता है, आप साल 2 साल 3 साल पढ़ के आते हैं, जरूरी क्या हर एक क्वेश्चन करके आ जाए? नहीं हो पाता। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे, हो सकता है आपको उस समय ध्यान ना आए। ठीक है, फिलहाल ये समझ में आपको आ गया। अब एक चीज़ और है, तीसरा देखिए, ये कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? हाँ, आपको ये पता है कि ये होता है नाइट्रोजन N2 गैस, लेकिन इस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको किसी और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, लेट्स से अमोनिया। कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं, ठीक है, जो प्लांट की रूट्स में आके चिपक जाते हैं, उनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं, प्लांट की रूट में आके, हाँ, राइजोबियम वगैरह इस टाइप के। लेकिन वो तभी आएंगे ना जब प्लांट की रूट्स में पर्याप्त खाना होगा। देखिए म्यूचुअलिज्म है ना, म्यूचुअल बेनिफिट, सिम्बायोसिस, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें यूरिया दूंगा, मतलब तुम मुझे खून दो, आज़ादी दूंगा, तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया कहेगा पौधे से, पेड़ से, तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें एमोनिया देता हूँ अभी। तो खाना जब ज़्यादा मिलेगा तो जो बैक्टीरिया है वो भी और खुश होके और ज़्यादा क्या फिक्स कर देगा? नाइट्रोजन, क्योंकि उसको इनपुट ज़्यादा मिल रहा है, मतलब फूड ज़्यादा मिल रहा है, मतलब रूट्स तक, रूट जड़ों तक खाना ज़्यादा पहुँच रहा है। और खाना ज़्यादा तब पहुँचेगा जब प्लांट ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। देखिए प्लांट जो है वो तेज़ी से ऊपर ग्रो करना चाहता है। रीज़न क्या है? सनलाइट पकड़ने के लिए। समझो इस चीज़ को, हमेशा हर प्लांट ऊपर बढ़ना चाहता है। रूट्स भी बढ़ती हैं, लेकिन जिस प्रपोर्शन में ऊपर वाला एरिया बढ़ता है उतना प्रपोर्शन में नीचे वाला नहीं बढ़ पाता। क्या लगता है अगर एक बड़ा सा पेड़ है, तार का पेड़, जितना ऊपर है उतने नीचे होगा क्या? नहीं ना। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा, मतलब एक्सेस खाना है किसके पास? पौधे के पास, पेड़ के पास। अब वो अपने रूट तक खाना आराम से पहुंचा देगा, रूट्स अच्छे से ग्रो होंगी, रूट में न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन होगा तो बैक्टीरिया का फूड है ना, वो बैक्टीरिया वो चिपकेगा अच्छे से आकर और अच्छे से फिक्स करेगा किसको? नाइट्रोजन को। समझ पा रहे? समझ में आया? तो अब क्या लगता है? डी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्वेश्चन और स्टेटमेंट समझ में आया तो बाकी चीज़ अलग है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी, 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ दी एवर। अच्छा क्वेश्चन लगा? तो ये जो रिस्पॉन्स देता है प्लांट कि अचानक से जब CO2 बढ़ता है तो फटाफट खाना बनाना शुरू कर देता है, कौन? प्लांट। मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज नोन एज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। प्लांट ने क्या रिस्पॉन्स दिया? CO2 बढ़ा तो प्लांट ने खाना ज़्यादा बना लिया, प्लांट ने पानी कम यूज़ किया, प्लांट ने अपने रूट्स को बढ़ा लिया। ये जो तीनों काम प्लांट ने किए, दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। कभी अगर ये सीधे क्वेश्चन एज अ स्टेटमेंट पूछ लिया जाए यूपीएससी में, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, तो आप समझ पाएंगे क्या होता है ये। ठीक है,
तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि अगर CO2 जितना भी एटमॉस्फेयर में है, अगर वो उसका डबल हो जाए, लेट्स से एटमॉस्फेयर में 1 टन CO2 है और 1 टन से 2 टन CO2 हो जाए, ठीक, तो उस केस में मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस कि उनको वाटर, न्यूट्रिएंट्स और लाइट भी मिलता रहे, ऐसा नहीं कि CO2 ज़्यादा तुम अंधेरे में पहुँचा दो, तो सब बंद कमरे में CO2 छोड़ देते हैं, प्लांट को रख देते हैं। अब करो फोटोसिंथेसिस, तब नहीं ना, उसको लाइट वाइट भी चाहिए, पानी वानी भी थोड़ा बहुत चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए। तो अगर ये सब मिलता रहे और उसी के साथ CO2 डबल हो जाए, तो ऑन एन एवरेज प्लांट जो है अपनी ग्रोथ को कम से कम 30% इंक्रीज कर सकता है। मतलब अगर CO2 बढ़ता है तो जो प्लांट की एक्चुअल ग्रोथ है वो अपने ओरिजिनल ग्रोथ से 30% टाइम्स 30% एक्स्ट्रा ग्रो कर सकता है। जैसे खाते नहीं चिप्स 20% एक्स्ट्रा फ्री, तो 30% एक्स्ट्रा ग्रोथ प्लांट अचीव कर सकता है अगर एटमॉस्फेयर में CO2 अपने ओरिजिनल कंसनट्रेशन का डबल हो जाती है। तो आपको सही, तो अच्छी बात है, CO2 बढ़ा रहे हैं, प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जितना करेगा उतना O2 भी निकालेगा, तो ये तो अच्छी बात है। और जितना CO2 होगा प्लांट उतना करेगा क्या, फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन को कैप्चर करेगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ेगा, बिकॉज प्लांट्स आर नेचुरल कार्बन सिंक। तो ये तो अच्छी बात है, मैं कहूँगा हाँ ये अच्छी बात है। बस दिक्कत एक और फंस जाती है कि CO2 पानी बड़ी जल्दी घुल जाता है, ओशियन एसिडिफिकेशन, वो प्रॉब्लम, हाँ वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, महासागर अम्लीकरण, क्योंकि CO2 जब हवा में आएगा तो सारा CO2 से पौधे नहीं खींचेंगे, पानी भी खींच लेगा, तो पानी में CO2 बढ़ जाएगा, पानी एसिडिक हो जाएगा, पानी का स्पेशली जो खारा पानी है उसका pH घट जाएगा यार, CO2 जब जाएगा पानी में तो pH घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, 7 से कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोरल रीफ्स वगैरह को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स को प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस तरह की वहाँ पे हो सकती है ज़्यादा। तो दिक्कत ये है कि 2-3 चीज़ें होती हैं, प्लांट्स का तो फ़ायदा होता है लेकिन ग्रीन हाउस गैस है CO2 तो गर्मी बढ़ा देती है और उसके साथ ओशियन को एसिडिक कर देती है, जिससे कि ओशियन का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है, क्योंकि उतना हमारे पास पेड़ पौधे नहीं है जितना ज़्यादा हम तेज़ी से CO2 निकाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो मैंने समझाया आपको वो यही लिखा है यहाँ पर, ये मैं PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर, ठीक है, ये पूरा डिस्कस करने के बाद सेंड करूंगा, वरना भी मतलब नहीं ना, सोल्यूशन आंसर सब तुमको मिल जाएगा इसी में। तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने से पहले कहो सर C A अब एक और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, स्मॉग, वर्ड आपने सुना होगा, स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, स्मोक प्लस फॉग, ये होता है स्मॉग। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया गया है फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। फोटोकेमिकल स्मॉग मतलब ऐसा स्मॉग जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, फोटॉन्स आ रहे हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाए स्मॉग में, मतलब कुछ और गैसेस इसमें ऐड हो जाएंगी, सनलाइट पड़ेगी, कुछ बॉन्ड्स को तोड़ेगा, कोई और नए कंपाउंड बनेंगे, तो केमिकल रिएक्शन भी हुआ और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटॉन्स, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो यहाँ भी ध्यान दिया करिए पढ़ते समय कि सही वाला पूछा है गलत वाला पूछा है, क्योंकि दिमाग बाय नेम हमेशा क्या बताता है, हर चीज़ को सही। मैं पूछूं बेटा तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है, तुमने आदित्य ही क्यों बताया, क्योंकि तुम्हारा नाम सही नाम यही है ना, तुमने रमन क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि तुम्हारा नाम रमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो बाय डिफॉल्ट आप सही बोलना चाहेंगे, ठीक है ना। तो जनरली क्वेश्चन देख के मन में क्या आएगा, सही वाला आंसर आएगा पहले, लेकिन यूपीएससी पूछेगा सही वाला मत बताओ, कौन सा बता दो, गलत वाला। तो इसे कहते हैं आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देना, आपको पता तो था लेकिन आपने टिक गलत कर दिया, सही वाले को टिक कर दिया, टिक कौन सा करना था, गलत वाले को। जल्दबाजी में क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना होता है, बहुत आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए उसको, फिर इस पे आइए, क्योंकि अगर इसको आपने बहुत जल्दी पढ़ा हो, इस पे आना व्यर्थ है, ऑप्शन पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन की डिमांड समझी नहीं है सही से अभी।
डिमांड नहीं समझेंगे, वही बात है, उसने मांगा पेन ड्राइव, तुमने दे दिया हार्ड डिस्क। तो डिमांड समझिए, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करिए। आपको मतलब पता है थोड़ा बहुत? मैंने कहा मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो जाए, ठीक है, सनलाइट बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर दे और उसके प्रेजेंस में कुछ और कंपाउंड्स कंबाइन करके कोई नया कंपाउंड बना ले। आप देखिए ना, नैनो पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, कार्बन पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जाते हैं, ठीक है, स्मोक में यही सब तो होता है। और लेकिन एक चीज़ जब मैंने बोली फोटोकेमिकल स्मोक और मैंने कह दिया कि सनलाइट होगी, तो क्या ये फीचर ठंडी में होगा या गर्मी में होगा? जनरली स्मोक कब होता है? ये उल्टा वाला स्मोक है, हाँ, इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए, ये गर्मी वाला स्मोक है। ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा ना, अभी पढ़ लो, अभी आगे पढ़ाएगा। स्मोक बहुत प्रकार के होते हैं। स्मोक के अंदर कौन सा कंटेंट है उससे भी स्मोक का नाम किया जाता है। अभी मैं आपको स्मोक का कैटेगराइजेशन समझाता हूँ कैसे होता है। चलिए, इसको अब आप बाद में देखिएगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, फिर आप ही लोग आंसर करेंगे कि ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। पहले समझिए स्मोक क्या होता है। ये आप लोगों ने सही बताया कि सर स्मोक का मतलब होगा स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। कैसे बनता है ये? जब आप जलाते हैं जनरली किसको, मान लीजिए फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को जला रहे हैं, ठीक है, या जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, व्हीकुलर एमिशन, व्हीकल से एमिशन जो निकलता है, ठीक है, और उसके साथ जो इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैं, मतलब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से धुआं जो निकल रहा है, मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हैं, वहाँ से जो निकल रहा है, इन सबको हम क्या कहते हैं जनरली? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब पहले मुझे बताओ कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट अपने आप बनता है नेचुरली, सेकेंडरी मतलब एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट कंबाइन होकर एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉग में भी तो यही हुआ, स्मोक और फॉग मिला है। एसिड रेन में भी यही होता है, समझ में आया? एसिड रेन में क्या होता है? सल्फर के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कंबाइन करते हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये दोनों क्या हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। ये लोग मिले और क्या बना लिया? एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या बन गया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो स्मॉग के अंदर कार्बन के सूट पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक कार्बन वगैरह होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ स्मोक, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कई सारे और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनबर्न कार्बन कंपाउंड्स, ये सब इसमें होता है, ठीक। स्मॉग जनरली दो डिस्टिंक्टिव टाइप का होता है, दो अलग अलग प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं सल्फ्यूरस स्मॉग, एक को हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। शहरों के नाम पे भी इसका नाम पड़ा हुआ है। जैसे आपको देखिए लंदन स्मॉग दिख रहा होगा, ठीक है ना, लॉस एंजल्स स्मॉग दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो स्मॉग जिन सिटी में ज़्यादा पाया गया वो उनको उसी सिटी के नाम पे नाम दे दिया गया, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का एग्जांपल मैं आपको पहले दिखा दूं, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ जलाते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है, या बायोमास वगैरह, पेड़ पौधे, लकड़ी, काउडंग या कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कुछ भी आप जलाते हैं तो उसमें जो चीज़ें निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5, PM10, ठीक। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसके साथ बाकी के एलिमेंट्स भी हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, सब मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो वोलाटाइल है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही भाप बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह सुना होगा आपने नाम, ठीक है। तो ये सब बेंजीन, इथिलीन ग्लाइकॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिलीन क्लोराइड, टेट्रा क्लोरोइथिलीन, टोलुइन, जाइलिन, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये सब क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये सब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह में, क्रूड ऑयल में, पेट्रोलियम में, डीजल में पड़े रहते हैं। जब आप जलाते हैं इनको तो ये सब भी भाप बन के निकलते हैं। इनको क्या कहते हैं? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी किस में आते हैं? आपके
प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। और इसके साथ साथ VOCs आपको कहाँ से मिल सकते हैं? आपके घरों में भी कई चीज़ों से लगातार वोलाटाइल कंपाउंड्स निकल रहे हैं। घर में ताज़ा ताज़ा अगर पेंट हुआ हो, फर्नीचर पड़ा हो, घर में आपके भी वो वार्डरोब हो लकड़ी का बना हुआ, सिरामिक्स हो, उनमें से भी VOCs बाहर निकलते हैं। तो गैसोलीन, ठीक है, गैस, फ्यूल्स, सॉल्वेंट्स, पेंट, स्टेन्स, स्ट्रिपर्स, फिनिशर्स, पेस्टिसाइड्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एरोजॉल्स, रूम क्लीनर्स, रूम डिओडराइजर्स, स्प्रे मारते हो, ठीक है, न्यू कैबिनेट्स, फर्नीचर्स, बेड्स, फर्नीचर का सामान जो घर में आप आते हैं, न्यू कारपेट, रग, फ्लोर मैट्स, वुड फ्लोर्स, इन सब में कहीं ना कहीं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। बनाने के समय ही इनमें ऐड होते हैं और कुछ नेचुरली इन प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। समय समय पे ये निकलते रहते हैं। ये लकड़ी मेरे पास है, आपके पास फर्नीचर है, घरों में पेंट है, आप रूम में बंद बैठे हैं, तभी कहते हैं कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए रूम में, क्योंकि आपके आसपास कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, फर्नीचर हैं, चीज़ें जिसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो धीरे धीरे निकलते रहते हैं। तभी जब हवा आती जाती रहेगी तो ये सब्सटेंसेस बाहर निकल जाएंगे। तो ये सब क्या हैं? VOCs हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी किसमें आते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट के केस में आते हैं। समझ में आया? सल्फ्यूरस स्मॉग, मैंने कहा स्मॉग दो प्रकार के होते हैं। इसको देखिए, सल्फ्यूरस स्मॉग को पहली बार देखा गया था लंदन में, क्योंकि इसके अंदर सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। सल्फर ऑक्साइड की सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, इसलिए नाम क्या दे दिया? सल्फ्यूरस स्मॉग। ठीक है, पहली बार लंदन में बना था, लंदन में देखा गया था, तो नाम दे दिया लंदन स्मॉग। रीज़न क्या था? लंदन, ब्रिटेन, UK, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कोल को जलाना, धुआं उड़ाना, कोयले में सल्फर ज़्यादा होता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में। तो सल्फ्यूरस स्मॉग रिजल्ट्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स इन द एयर एंड इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ दोज फ्यूल्स विच कंटेन सल्फर, स्पेशली कोल। कोल का इस्तेमाल उस ज़माने में बहुत होता था, स्टीम इंजन वगैरह में भी कोल चलता था, फैक्ट्रीज में भी कोल ही डालते थे। और सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हुआ, लंदन में ज़्यादा हुआ, तो लंदन में क्या बना? ऐसा सल्फ्यूरस स्मॉग। ठीक है, तो कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ पावर, बिजली वगैरह कोल से बनाते थे। कब? लंदन में, इन 19th सेंचुरी, मतलब 1800 में, 1800 के दशक में। उस सेंचुरी में मैक्सिमम जो एनर्जी बनती थी किससे बनती थी? कोयले से बनती थी। और कोयले में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सल्फर होता है। अभी आप देखिए, हम लोग BS6 का इस्तेमाल करते हैं, BS4 से BS6 पे आए। क्यों आए थे BS6 में? सल्फर का कंपाउंड हाँ कम रहे तक। उसमें देखा था आपने, इसमें सिर्फ 10 ppm होता है, 10 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्यूल है, पेट्रोल वगैरह, वो तो BS6 पे है, तो सल्फर का कंटेंट कम है। लेकिन जो कोयले का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट्स में, उसमें सल्फर बहुत हाई कंटेंट होता है। और हमारे यहाँ तो अनवॉश्ड कोल भी कम से कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वॉश्ड कोल महंगा पड़ता है, वो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। ठीक है, तो उस ज़माने में ब्रिटेन में भी मैक्सिमम इस्तेमाल कोल का होता था हर एक केस में, जहाँ भी पावर की जनरेशन की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इतना कोयला जला दिया इन लोगों ने कि वहाँ पर बड़े बड़े स्मॉग बनना शुरू हो गए, स्मोक प्लस फॉग। और जो स्मोक था उसमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा थी, सल्फ़र ऑक्साइड ज़्यादा थे, तभी नाम है सल्फ्यूरस स्मॉग। और लंदन में देखा गया पहली बार, तो लंदन स्मॉग नाम रखा गया। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग, लॉस एंजलिस में देखा गया। LA कहाँ है ये? ठीक है, ओके, तो इसका एक नाम है लॉस एंजलिस स्मॉग। अब ये जनरली अर्बन एरियाज़ में होगा, उन एरियाज़ में होगा जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, कार, टू व्हीलर और हैवी व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ज़्यादा एक्टिव। LA में बहुत था, अभी भी है, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ियों से ज़्यादा क्या निकलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड।
याद करिए, मैंने आप लोग को बताया था कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट में होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। याद आ रहा है? कैटालिटिक कन्वर्टर क्या काम था इसका? रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, रेडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो मैंने बताया था कि मान लीजिए NO2 बाहर निकला तो इसको रिड्यूस कर दे किसमें, N2 में, नाइट्रस में करा दो, लाफिंग गैस बन जाएगा, हंस हंस किलो निपट जाएंगे उनको, रिडक्शन हो जाता था। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता था उसका ऑक्सीडेशन किसमें, CO2 में, क्योंकि CO ज़्यादा पॉइजनस टॉक्सिक गैस है CO2 के कंपैरिजन में, तो इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। साइलेंसर में जब धुआं बाहर निकलता है तो ये सब पहले हो चुका होता है, जो भी NO2 निकलने वाला होता है वो N2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो CO होता है वो CO2 में। तो उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, और धड़ाधड़ क्या निकल रहा था लॉस एंजलिस में, NO2, किससे, गाड़ियों से। समझ पा रहे हो? तो अब इससे हुआ क्या, NO2 अपने आप में क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की, जो पहली बार जलाने पर निकलते हैं। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग एक समर स्मॉग है, समर सीजन। ठीक है। इट फॉर्म्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मतलब ये तब बनेगा जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मतलब NO2 वगैरह, और NO2 बहुत ज़्यादा निकलते थे पहले LA में, क्योंकि गाड़ियों से क्या निकलता है ज़्यादा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। अब इस पर कंट्रोल किया गया जब से कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया गया। तो अगर NO2 ज़्यादा निकलता है और उसके साथ साथ बाकी के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर रिएक्ट कर लें एक साथ, क्या रिएक्शन होता है समझाता हूँ अभी। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो मैंने बोल्ड और कैपिटल में लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब ये रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कुछ और कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कब निकला, गाड़ियों से निकला, धुआं धुआं, स्मोक। उस स्मोक के अंदर मेन कंपाउंड कौन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके अंदर। ये ऊपर गया, सनलाइट थी, सनलाइट की प्रेजेंस में NO2 कुछ और कंपाउंड से रिएक्ट किया और क्या बना लिया, ओजोन। ओजोन एक क्या है, हाँ, एक पॉल्यूटिंग गैस है, एक ग्रीन हाउस गैस। इसको यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये कहाँ बनना चाहिए, मेनली स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन अभी ये कहाँ बन रही है, ट्रोपोस्फीयर में, हमारे आसपास। एक इरिटेटिंग एजेंट है, आपके आँख नाक कान के कांटेक्ट में आएगी तो आपको कई प्रकार की एलर्जीज, इचिंग, ये सब दे देगी, और ग्रीन हाउस गैस का भी काम करती है। उसके साथ एक और कंपाउंड बन जाता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये भी कई प्रकार की एलर्जीज प्रॉब्लम कॉज करता है। और उसके साथ साथ कई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बन जाते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो ऑक्सीडाइज करना जानते हो किसी को भी। ऑक्सीडाइज करना मतलब किसी को भी उसके अंदर ऑक्सीजन एटम गेन कर देना। जैसे आपने देखा CO से क्या बन गया, CO2। ठीक है। या किसी का हाइड्रोजन एटम छीन लेना, समझ में आया। जैसे मान लीजिए अमोनिया है, इसको वापस N2 बना दिया, क्या छीन लिया आपने, हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऐसे कंपाउंड जो ये काम करना जानते हैं उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन जाते हैं यहाँ पर एज अ रिएक्शन। ओजोन बनता है, PAN बनता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। कब बनता है, जब क्या हो जाए, फोटोकेमिकल स्मॉग। ये स्मॉग में कुछ रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन कौन करवाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तब कराता है जब ऑक्साइड्स ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए, किससे, गाड़ियों से, और गर्मी का समय हो, सनलाइट हो, ये ऑक्साइड ऊपर जाए और किसी और चीज़ से रिएक्ट करके कुछ और बनाना शुरू कर दें, ये सब। ठीक है। और देखते हैं इनके बारे में, स्पेशली क्लाइमेट कंडीशन क्या होना चाहिए इसके बनने के लिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस टाइप ऑफ स्मॉग विल अकर इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। ठंडियों में ये नहीं होगा। ठीक है। जनरली स्मॉग वर्ड सुन के हमें यही ध्यान आता है कि ठंडियों में होगा, अब ये नहीं होगा। समझ में आया इसके बारे में, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग जब बनता है तो उसमें कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बन जाते हैं, इसीलिए इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ये ऐसा स्मॉग है कि इसकी प्रेजेंस में कोई भी चीज़ आएगी उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन करना मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन आइटम ऐड कर देगा या हाइड्रोजन छीन लेगा। ठीक है।
तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन जाते हैं, गाड़ियों से भी निकलते हैं, और या एनो जब कभी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अभी आपने देखा था फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, इथिलीन, ग्लाइकॉल, इन सब से अगर रिएक्ट कर जाता है तो क्या बना सकता है NO2, और NO2 गाड़ियों से भी सीधे निकल जाता है। यही NO2 जब ऊपर जाता है, सनलाइट पड़ता है, सनलाइट मतलब यूवी रेस, इसमें जब क्या होता है आपको याद आ रहा होगा कि NO2 टूट जाता है किसमें, NO और नेसेंट ऑक्सीजन में। अब यहाँ बनेगा ओजोन। ओजोन कौन बनवा रहा है, NO2 बनवा रहा है। NO2 के ऊपर जब यूवी रेस पड़ी, हाई एनर्जी सनलाइट पड़ता है, NO और O, नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये बन गया। अब ये जो एक एटम O का है ये O2 से कंबाइन कर लेता है, क्या बना लेता है, ओजोन। ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यही NO2 वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर से कंबाइन होकर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, उसका नाम है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। तो जनरली होता क्या है कि जब ये स्मॉग बनता है तो ये सब चीज़ें बनती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन तो हवा में होता ही है, ये रिएक्ट हुए और साथ में यूवी रेस पड़ गई। यूवी रेस कब पड़ी, सनलाइट के थ्रू। अब क्या बनता है इसमें, ओजोन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनते रहते हैं। ये फाइनल रिएक्शन है किसकी, फोटोकेमिकल स्मॉग की। अब जब ये फोटोकेमिकल स्मॉग, ये धुआं का गुब्बारा ऐसे बनता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओजोन, PAN और बाकी कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये सब चीज़ें लगातार रिएक्ट होकर इसमें कन्वर्ट हो रही होती हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए ओजोन है, PAN है, दीज बोथ ओजोन एंड PAN दीज आर पावरफुल आई इरिटेंट्स। आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग, एलर्जी, रेडिशनेस ये कर सकते हैं, आप देख नहीं पाएंगे कुछ अगर ये आपकी आंखों में एक बार ये भाप इस तरह की चली गई। नहीं, अंधे तुरंत नहीं हो जाओगे, ठीक है। और ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट दी नोज एंड थ्रोट, ठीक है। ये अगर आपके देखो हर चीज़ जनरली हम हवा में जब बाहर जाएंगे तो हम सांस लेंगे, ब्रीथ करेंगे, आंख भी खुली रखेंगे, और ये क्या है, ये धुआं है एक तरह का, आंखों को परेशान करेगा। अगर ये नाक और थ्रोट में गया तो वहाँ भी इरिटेशन, छींक, थ्रोट ये सब कर देगा। उसके साथ साथ अगर ये हाई कंसंट्रेशन में रहा, आपने ज़्यादा देर तक इस एनवायरनमेंट में खड़े हो गए आप और सूंघ लिया आपने स्मॉग को, सर पकड़ लेगा सीधे, आपका चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, गले में खराश, खिचखिच, बेनेडिल कफ सिरप, ठीक है ना, विक्स वेपोरब भी लगाना पड़ेगा, कफ, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी चीज़, जिसको अस्थमा वगैरह है उनको और दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, जिनको ब्रोंकाइटिस है उनको और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। प्लांट लाइफ को भी हार्म करता है ये धुआं जो बनता है, कॉजेस एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट्स, फ्लोरा और वनस्पति को भी खराब करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कॉजेज करोजन ऑफ मेटल्स, खराब कर देता है मेटल्स को, पत्थरों को, बिल्डिंग मटेरियल्स को, रबड़ को, पेंटेड सरफेस को, सबको खराब कर देता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। हाँ, तो समय के साथ कई सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर दिया गया कि हम इसको रोकें। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, गाड़ियों में क्या फिट किया गया, हाँ, कैटालिटिक कन्वर्टर की। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ही मेन कल्प्रेट हैं, यही ऊपर जाके सारा कांड कर रहे हैं, इन्हीं को अरेस्ट कर लो, रोक लो। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स इन एटमॉस्फेयर। तो काफ़ी हद तक ये रोक देते हैं ताकि इनकी मात्रा कम हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस फोटोकेमिकल स्मॉग वाले जो हो रहे थे कम से कम हो या ना हो, ठीक है। समझ पा रहे हो उसको। तो ये एक चार्ट देखिए, इधर ये केमिकल्स हैं जो एज अ रिएक्टेंट या एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं या बनते हैं किसमें, इस रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन में, फोटोकेमिकल स्मॉग के रिएक्शन में। ये उनके सोर्सेज है कि कहाँ से वो आते हैं, और ये इनके प्रभाव हैं, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO, NO2 ये जनरली कहाँ से आएगा, जब भी आप कुछ जलाएंगे, फॉसिल फ्यूल जलाएंगे आप, पेड़ पौधे जलाएंगे आप, वोल्केनो इरप्शन हो जाएगा। लाइटनिंग में भी हो सकता है, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकती है
तो हवा में क्या होता है, N2 होता है ना, ये ऐसा बॉन्ड बिजली तोड़ देती है, ये एन एन सेपरेट हो जाता है। अलग होने के बाद ये हवा में जो ऑक्सीजन टहल रही होती है इससे कंबाइन कर लेता है, NO2 बन जाता है ऐसे ही। तो नेचुरली बनता है। जंगलों में आग लग जाए, अमेजोन में आग लग जाए, बुश फायर हो जाए ऑस्ट्रेलिया में, हमारे यहाँ कहीं उत्तराखंड में जंगल में आग लग जाए, तो फॉरेस्ट फायर से भी, क्योंकि फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल जल रहा है, बायोमास जल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर जल रहा है, तो क्या निकलेगा उनके अंदर जो नाइट्रोजन है ना, क्योंकि पेड़ पौधे में तो होता ही नाइट्रोजन। क्लोरोफिल किससे बनता है, नाइट्रोजन से ही तो बनता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया डालते हैं हम लोग किसके अंदर, पेड़ पौधों में, तो वो पूरा नाइट्रोजन किसके अंदर है। तो जब प्लांट को जलाओगे तो एन बाहर निकलेगा, हवा में O2 कंबाइन करके क्या बना देगा फटाक से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो जितना पेड़ पौधा जलाओगे उतना ही ऑक्साइड्स बाहर निकलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बैक्टीरियल एक्शन इन सॉइल, बैक्टीरिया जो है जब कंपाउंड को डिकम्पोज करता है तो उसके अंदर भी जो सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, NO बाहर निकला, हवा में O2 था, कंबाइन करके क्या बना दिया, NO2 फिर से बन गया, NO फिर से बन गया। ठीक है, NO2 का अपने आप में क्या फ़र्क पड़ सकता है एनवायरनमेंट पे। पहली बात तो विजिबिलिटी को कम कर सकता है, थोड़ा येलोइश कलर का ये धुआं होता है। ठीक है, तो इसका कलर येलोइश होता है, पीले रंग का होता है, तो विजिबिलिटी समझते हो ना, जब आपको दिखाई थोड़ा कम पड़ता है, डिक्रीज हो जाता है विजिबिलिटी। ठीक है, उसके साथ साथ प्लांट की ग्रोथ को भी रोक सकता है, सप्रेस कर सकता है, लिमिटिंग एजेंट बन सकता है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कहाँ से आते हैं, इवेपोरेशन ऑफ फ्यूल्स, क्योंकि ये हर फ्यूल में प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोल डीजल सब में, इन सब में प्रेजेंट होता है, बेंजीन वेंजीन सब में प्रेजेंट पड़ा रहता है। और ये क्या है, वोलाटाइल, मतलब रूम टेम्परेचर अपने आप भाप बन करके हाँ निकल जाएंगे। और इसके साथ जब भी फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन अच्छे से नहीं होता तो उसमें से भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, गाड़ियों से धुआं से के थ्रू में बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इनका भी क्या इफेक्ट है, पहली बात तो ये इसमें से कई VOC ऐसे हैं जो कार्सिनोजन हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। और उसके बाद मैक्सिमम जितने हैं वो आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ दे सकते हैं, आँखों को परेशान कर सकते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी ये भी कम करते हैं क्योंकि इनका भी जो धुआं होता है वो लगभग ब्लू ब्राउन कलर का हेज होता है। हेज मतलब ये जो धुआं निकलता है ब्लूइश ब्राउन कलर का होता है, तो विजिबिलिटी मतलब आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे अगर ये धुआं सामने रहेगा, इसका VOCs का। ठीक है, ओजोन, ओजोन कैसे बनेगा, जब ये रिएक्शन हो जाएगा, जब ये दोनों मिलेंगे, सनलाइट पड़ेगी, रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा इसमें, ओजोन भी बनेगा। NO2 बनाता है ओजोन, देख लिया था आपने। ठीक है, NO2 तब बनता है, O3 तब बनता है जब NO2 का क्या हो जाता है, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, बाय फोटॉन्स, लाइट, लाइट बॉन्ड को तोड़ देती है। ठीक है, तो लाइट्स ने, सनलाइट ने, UV रेस ने NO2 के बॉन्ड को तोड़ दिया, क्या बन गया उससे, एक नेसेंट ऑक्सीजन, वो क्या बना लेता है, ऑक्सीजन से जुड़ के ओजोन। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ओजोन ये सारे काम भी कर सकता है, क्रॉप की पैदावार कम कर देगा, यील्ड कम कर देगा, ग्रोथ रेट कम कर देगा, प्लांट को कम ग्रोथ रेट कर देगा, प्लास्टिक्स की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगा। रीज़न क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रबर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। और ये पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो बनता है इसी रिएक्शन में, ये दोनों चीज़ बनती हैं और इनके साथ कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बन सकते हैं। ये तब बनता है जब NO2 रिएक्ट करता है VOCs के साथ, क्या बना लेता है, पैन, आँखों को परेशान करता है। ठीक है, टॉक्सिक है, जहरीला है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देगा, प्रोटीन्स को, जो बॉडी में प्रोटीन हमारे होता है उसको डैमेज कर देता है, ग्रोथ को डैमेज कर देगा। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो इस्तेमाल होते हैं और जो बनते हैं किसमें, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल स्मॉग। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझ लिया है और समझ लिया कि स्मॉग हमेशा ठंडियों में नहीं होता है। लंदन स्मॉग, LA स्मॉग के बारे में भी आप जान गए हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट आपका रिवाइज हो चुका है, VOCs कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ घरों में मिलते हैं आपके आसपास, ये भी आप जान चुके हैं। समझ में आया, अब क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद। हाँ, आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। लिखा है ना, रेनफॉल जहाँ होती है हैवी रेनफॉल, अभी देखा था आपने, वार्म ड्राई सनी एटमॉस्फेयर में होता है, तो वहाँ नहीं होगा, बाकी सब सही है। समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने स्मॉग के बारे में देख लिया है, अब देखिए ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी और उस क्वेश्चन को कितना टिपिकल बना सकता है। भले आपको पता हो ओशियन एसिडिफिकेशन, लेकिन यूपीएससी अब किस हद पे जाकर उस क्वेश्चन को ऐसा बना दे कि आप पढ़ने के बाद भी उस क्वेश्चन को छू ना पाएँ, उसकी ये आदत है, और इस आदत से आपको अवेयर होना ज़रूरी है। क्वेश्चन देखिए, अच्छा पहले क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जहाँ बताया गया कि ओशियन एसिडिफिकेशन महासागर अम्लीकरण, ठीक है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ओशियन का पीएच घट जाता है। पीएच घट जाना मतलब एसिडिक हो जाता है। जनरली इसका पीएच 8 के ऊपर होता है, किसका? खारे पानी का, एल्कलाइन वाटर का, ठीक है। एसिडिक हो जाए मतलब 7 से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये तब होता है जब ओशियन जो है क्या एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। CO2 की एक नेचुरल एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है बड़ी जल्दी से, ठीक है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू ओशियन एसिडिफिकेशन। तो बोला जा रहा है अगर महासागर अम्लीकरण हुआ तो क्या प्रभाव, इनमें से किस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है? अब एक बात बताओ, इसके पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो ये ऐसे एल्गी और ऐसे पेड़ हैं जो क्या करते हैं? तो एक बात बताओ, CO2 बढ़ेगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी, इनको तो मजे आ जाएंगे ना। अभी आपने ऊपर देखा था कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, कि प्लांट की ग्रोथ 30% बढ़ जाती है अगर CO2 बढ़ जाए, डबल हो जाए। तो CO2 बढ़ रहा है ना, कहाँ बढ़ रहा है? पानी के अंदर, और ये पेड़ पौधे कहाँ हैं? पानी के अंदर हैं। तो इनको तो मज़ा आ जाएगा, इनकी तो पार्टी हो जाएगी, कहेंगे तो हमें बूफे मिल गया CO2 का, खाओ और दबा दबा के क्या करो? फोटोसिंथेसिस करो। इनको क्या नुकसान होगा? फोटोसिंथेटिक एल्गी है ये, इनको खुद ही चाहिए क्या? CO2। जितना CO2 पानी में घुलेगा सारा CO2 ये एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, खाना बनाएंगे आराम से, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैल्केरियस प्लैंक्टन्स, इनको दिक्कत होगी? हाँ, अब सही कॉन्सेप्ट लगाया। शैलो वाटर एंड डीप सी कोरल्स, ऐसे सी कोरल्स जो समुद्र में पाए जाते हैं या शैलो वाटर में पाए जाते हैं, कोरल्स हैं, लेकिन तो कोरल्स को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? हाँ, गुड गुड, बिल्कुल। तो देखिए ये दोनों जानवर जो हैं, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना होता है, CaCO3, ठीक है। इसी दिन का स्ट्रक्चर बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को बनाना जानते हैं, सिंथेसाइज करना जानते हैं। अब इसके लिए होता है क्या कि पानी में ऑलरेडी जब CO2 घुला ही होता है, CO2 जनरली पानी में डिजॉल्व होता है, उससे ओशियन एसिडिक नहीं हो जाता, वो तब होता है जब एक्सेस CO2 घुलना शुरू हो जाता है, ठीक। इसका मतलब पानी में ऑलरेडी H2CO3 पहले से ही है। ऐसा तो है नहीं कि सी और ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड घुली नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि CO2 हाईली सॉल्युबल है। भले हम ज़्यादा CO2 ना निकालें, लेकिन जितनी भी होगी वो अपने आप मैक्सिमम अमाउंट कहाँ डिजॉल्व हो जाएगा? पानी में। और आप वर्ल्ड का मैप देखिए, लैंड ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है? सारा पानी में CO2 ऑलरेडी डिजॉल्व रहेगा, मतलब पानी के अंदर कार्बोनिक एसिड है। लेकिन क्योंकि पानी के अंदर सॉल्ट भी रहता है, ये खारा पानी है ना, तो इसीलिए पीएच घटने नहीं देता है, एल्कलाइन रहता है। नॉर्मल वाटर नहीं है, ये सॉल्टी वाटर है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब एक्सेस CO2 डिजॉल्व होना शुरू हो जाए तो ये H2CO3 की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। अब ये वाटर कैसा हो जाता है? इसका पीएच अब ड्रॉप करता है। अब एक चीज़ और देखिए, मैंने कहा था कि पीएच का मतलब होता है
किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, हाँ, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर एसिड बन रहा है ज़्यादा तो H प्लस आयन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना, H प्लस आयन ज़्यादा बनेंगे, मतलब पानी में H प्लस आयन ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। अब उससे दिक्कत ये होगी कि जो कार्बोनेट आयंस पानी में हैं, पानी में कार्बोनेट आयन भी तो होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि पानी में क्या है H2CO3, जिसका मतलब होता है H प्लस और कार्बोनेट आयन। लेकिन जब ये कार्बोनेट आयन ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा, तो ये खुद ही इससे कंबाइन करके क्या बना देंगे, HCO3 माइनस बाई कार्बोनेट आयन। बाई कार्बोनेट आयन से इनके शेल्स नहीं बन पाएंगे। कोरल्स वगैरह को कैल्शियम कार्बोनेट की शेल बनानी होती है, अब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स स्ट्रांग होते हैं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट के शेल ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं जल्दी। तो ये दोनों ही जानवर, इनको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना पड़ता है रहने के लिए, अपने शेल्टर के लिए, लेकिन अब ये बना नहीं पाएंगे। रीज़न, पानी में अगर CO2 ज़्यादा घुलेगा तो कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, क्योंकि कार्बोनेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई कार्बोनेट आयन में। कन्वर्ट कौन कर रहा है इसको, क्योंकि एक्सेस हाइड्रोजन आयन पानी में आना शुरू हो गया है। एक्सेस हाइड्रोजन आयन क्यों आया है, क्योंकि पानी में ज़्यादा CO2 घुल गया था, तो क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड, मतलब H प्लस आयन बढ़ चुका है। यही H प्लस आयन कंबाइन करता है कार्बोनेट आयन से, क्या बनाता है, बाई कार्बोनेट। तो दिक्कत इन दोनों को होगी। इन भाई साहब को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको नहीं बनाना कैल्शियम कार्बोनेट, इनको सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना है बैठ के, और उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, CO2। वो तो इनको भर भर के मिल रहा है, इनके मजे हैं, पानी तो है ही, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसे प्लैंटन हैं जिनको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट सिंथेसाइज करना जानते हैं, वो सिर्फ एल्गी टाइप में आ जाते हैं, वो सिर्फ एल्गी टाइप में आ जाते हैं, मतलब उनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स नहीं बनाते, तभी ये वर्ड अलग अलग लिखा है मैंने, फोटोसिंथेटिक और यहाँ कैलकेरियस, ठीक है, समझ पा रहे हो उसको। तो यही सब जो मैंने बताया आपको, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा उतना ही ज़्यादा कार्बोनेट आयंस कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किस में कन्वर्ट हो रहे थे, बाई कार्बोनेट। इससे जो बिल्डिंग बनानी थी, शेल्स बनाने थे, कार्बोनेट आयंस के जो शेल, कैल्शियम कार्बोनेट के जो शेल बनने थे, वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स बन नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। किसके लिए बनाना, कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के शेल बनाते हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स, क्लैम्स, सी अर्चिन्स, शैलो वाटर कोरल्स, डीप सी कोरल्स, कैलकेरियस प्लैंटन्स, ये सब नहीं बना पाएंगे अपने शेल्स, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कार्बोनेट आयन कम हो जाएगा, ठीक है, वो बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये भाई साहब एल्गी, सी ग्रास, इनको तो बेनिफिट होगा ना, क्योंकि CO2 ज़्यादा मिल रहा है इनको, जितना CO2, क्योंकि इनको भी CO2 चाहिए ज़्यादा, जैसे कि प्लांट्स को चाहिए, जो लैंड पे प्लांट्स हैं, जब उनको CO2 ज़्यादा मिलता है तो उनको दिक्कत होती है, नहीं वो तो और ग्रो कर जाते हैं, देखा तभी आप 30% ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। वही सेम सिस्टम इनके साथ है, ये भी ग्रो कर जाएंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क इनको पड़ेगा जिनको क्या बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाना है, इनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनेट आयन नहीं बन रहा है, जो बन रहा था किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बाई कार्बोनेट में। समझ पा रहे हो। तो आज आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए, आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और आपने ये भी देखा कि CO2 ज़्यादा होता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, वाटर यूज़ घटेगा, कम पानी में काम हो जाएगा, और रूट्स बढ़ेंगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और पनपेगा, प्लांट को एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपने देख लिया। उसके बाद आपने फोटोकेमिकल स्मॉग के कॉन्सेप्ट को समझा, टाइप ऑफ स्मॉग क्या होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कौन कौन सा होता है, स्मॉग की रिएक्शंस क्या क्या हैं, ये भी आपने देख लिया। इसमें जो भी चीज़ें हैं उसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या सोर्स है, वो भी आपने देख लिया। उसी के साथ ओशन एसिडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपने दोबारा से एक बार देख लिया, समझ लिया।
और अगर ज़्यादा हो जाए ओशन एसिडिफिकेशन, मतलब CO2 ज़्यादा हो रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है इनके ऊपर, ये भी आपने देख लिया। समझ में आ रहा है? अब आगे कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक कार्बन के बारे में। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से जो ब्लैक कार्बन सूट पार्टिकल, जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, हाँ इनकम्प्लीट कंबशन। जब भी आप घर में कुछ जलाते हैं, लकड़ी उकड़ी, तो कुछ काला काला नहीं निकलता है, कालापन आ जाता है पूरा, चारकोल फेस मास्क,